नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसमें 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, उसके मेंबर्स इससे आधे से भी कम हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की और जानेंगे इसकी कंप्लीट हिस्ट्री। बात है 1951 की। उस समय एक नेहरू लियाकत पैक्ट होता है और कांग्रेस के ही एक यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस नेहरू लियाकत पैक्ट के अगेंस्ट में होते हैं, विरोध में होते हैं। लेकिन जैसा हमेशा से होता आया है और अभी भी होता है, कांग्रेस में उनकी बात सुनी नहीं जाती और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मिलते हैं और प्रोफेसर बलराज मधोक से मिलते हैं। ये तीनों मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ये भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का जो मेन एजेंडा होता है वो हिंदुओं के कल्चरल हेरिटेज की रक्षा करना, नेहरू के मुस्लिम अपीजमेंट के विरोध में बोलना, उसके विरोध में खड़े होना, और साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पूरी तरह से भारत में आ जाए, कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय हो जाए। ईयर 1951-52 में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो इस इलेक्शन में भारतीय जनसंघ जो है वो सिर्फ 3 सीटें हासिल कर पाती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। लेकिन भारतीय जनसंघ जो है वो हमेशा से कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के अगेंस्ट में होती है। वो नहीं चाहती है कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। वो हमेशा से कहती आई है कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। और उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बहुत ही फेमस लाइन दी थी जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी बोलती है। वो लाइन थी कि एक देश में दो संविधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। तो ये लाइन जो है 1951-52 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी। उसके बाद 23 जून 1952 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में कश्मीर में डेथ हो जाती है। वो कश्मीर गए हुए थे, उनको जाने की परमिशन नहीं थी। उस समय की गवर्नमेंट ने उनको पकड़ के उस समय जेल में डाल दिया था और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये डेथ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी उस समय। काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी इस डेथ के अराउंड। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ के बाद भारतीय जनसंघ की कमान संभालते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और एक तरह से ये कहा जाता है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजिकल नींव है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, इसकी नींव उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही रखी थी। एक बार जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कमान संभालते हैं, उसके बाद वो बैन, काउ स्लॉटर और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे एजेंडास को इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और 1962 के इलेक्शन में जो भारतीय जनसंघ है वो 3 सीटों से 14 सीटों तक पहुंच जाती है। और यही भारतीय जनसंघ 1965 के जनरल इलेक्शंस में 35 सीट्स तक पहुंच जाती है और ये बन जाती है इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। साथ साथ यूपी, बिहार और एमपी में, मध्य प्रदेश में ये लोग कोalition के साथ अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं। इस समय एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घट रही थी। दो यंग लीडर्स भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े थे और धीरे धीरे अपनी जमीन बना रहे थे। ये दो लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अब आता है ईयर 1968। 1968 में भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डेथ होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ये भी डेथ जो है, इसके अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो इसके बाद पार्टी की जो कमान संभालते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो पार्टी की कमान संभालते हैं। इसी बीच जो है 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी इंपोज कर देती हैं इंडिया के ऊपर और इस इमरजेंसी के विरोध में भारतीय जनसंघ और बहुत से छोटे छोटे पार्टी जो हैं वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट करते हैं। पूरे देश में आंदोलन चलता है। इस आंदोलन के अगेंस्ट में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी जो है वो इन नेताओं को जेल में डालने का ऑर्डर देती हैं और भारतीय जनसंघ के साथ साथ और भी बहुत सारी छोटी पार्टीज के जो नेता हैं, वो हजारों नेता जो है वो जेल के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। आता है ईयर 1977 और इमरजेंसी हटती है, जनरल इलेक्शंस होते हैं। और जैसा कि अभी हो रहा है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पावर से हटाने के लिए बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक इंडी अलायंस बनाया है। इंडी अलायंस में जो बहुत सारी पार्टियां हैं, इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, इनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। ये अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टी हैं, बट इनका एक मोटिव है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पावर से हटाना, जिसकी वजह से ये एक साथ आई हैं। सेम यही सिचुएशन होती है 1977 के जनरल इलेक्शन में। उस समय भारतीय जनसंघ और बहुत सारी छोटी पार्टियां जो है वो मिलके इलेक्शन लड़ती हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को पावर से हटाना। 1977 के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं और उसमें
भारतीय जनसंघ की जो कोएलिशन है वो जीत जाती है। 1977 के जनरल इलेक्शन में जो भारतीय जनसंघ और जो अदर छोटी-छोटी पार्टीज मिलके अपना कोएलिशन बनाई थी, उनका ये नाम रखते हैं जनता दल। तो जनता दल 1977 के इलेक्शंस में जीत जाती है। कांग्रेस पहली बार जनरल इलेक्शंस में हारती है और ये जनता दल में जो भारतीय जनसंघ है, इसका सबसे बड़ा शेयर होता है, 93 सीट्स ये लेके आते हैं। इनकी सरकार बन जाती है। कुछ दिनों के बाद इनके इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं और जो भारतीय जनसंघ के अलावा जो अदर मेंबर्स थे जनता दल में, वो बोलते हैं कि जो भारतीय जनसंघ के मेंबरों की डुअल मेंबरशिप है, ये आरएसएस के भी मेंबर हैं और ये भारतीय जनसंघ के भी मेंबर हैं, ये इनको छोड़नी पड़ेगी। 2 में से 1 मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, जिसको भारतीय जनसंघ जो है मानने से मना कर देती है और ये कोएलिशन टूट जाती है, सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद 1980 में फिर से जनरल इलेक्शंस होते हैं और इसमें जनता दल जो है सिर्फ 31 सीटें ही ला पाने में सक्सेसफुल हो पाती है। इस हार के बाद भारतीय जनसंघ जो है और जो जनता दल की अदर पार्टीज हैं, वो एक नेशनल लेवल मीटिंग करते हैं और उसमें ये प्रपोजल दिया जाता है कि जो भारतीय जनसंघ के मेंबर हैं, उनको अपनी डुअल मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी अगर ये जनता दल का कोएलिशन आगे बढ़ाना है तो। जिसको मानने से ऑब्वियसली भारतीय जनसंघ जो है वो इनकार कर देता है और ये भारतीय जनसंघ जो है जनता दल को छोड़ के अलग हो जाता है। अब तारीख आती है 6 अप्रैल 1980। इस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस के मेंबर्स मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम रखते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो आज भी चली आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि ये पार्टी अपने आइडियोलॉजी को लेके क्लियर नहीं थी, आइडियोलॉजी को लेके कंफ्यूज थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो गांधीयन सेक्युलर आइडियोलॉजी की तरफ थोड़ा झुकाव रखते थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते थे। उसके बाद 1984 के जनरल इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी जो है अपने कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी की वजह से और इंदिरा गांधी के मर्डर की वजह से सिर्फ 2 सीटें लेने में कामयाब हो पाती है और इस इलेक्शन में बुरी तरह हार जाती है। टोटल वोट का 7% शेयर सिर्फ मिल पाया था भारतीय जनता पार्टी को। इस रिजल्ट के बाद क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट से हटाए जाते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी को क्लियर करती है और वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती है, जो आइडियोलॉजी आरएसएस और जनसंघ दोनों के साथ अलाइन करती थी। 1980s में आरएसएस एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी। वीएचपी जो है वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेके अपना आंदोलन शुरू करती है। बीजेपी इस आंदोलन को सपोर्ट करती है, न सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि इसको अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करती है। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और बीजेपी लोगों के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट हासिल करने लगता है। अब 1989 के इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में बीजेपी जो सिर्फ 2 सीटें लेके आ पाई थी पिछले इलेक्शन में, वो 86 सीट्स लेके आती हैं और ये 86 सीट्स के साथ वीपी सिंह को सपोर्ट करती हैं और वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है नेशनल फ्रंट की और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 1990s आते आते लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इनका नाम बच्चा बच्चा जान चुका था और ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अपनी एक रथ यात्रा अनाउंस करते हैं, जो राम जन्मभूमि की सपोर्ट में होगी और ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक जाएगी। इस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी जो है वो कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि वो सूडो सेक्युलरिज्म और मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पे हिंदुओं के आस्था को, लेजिटिमेट आस्था को साइडलाइन करती है। वो पब्लिक से इस रथ यात्रा के लिए और अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट मांगते हैं। ये रथ यात्रा जब बिहार पहुंचती है तो बिहार के उस समय के सीएम लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को डिटेन कर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी के डिटेंशन के बावजूद जो कार सेवक होते हैं वो अयोध्या पहुंचने में कामयाब होते हैं और वो बाबरी मस्जिद के करीब पहुंच जाते हैं। बाबरी मस्जिद के करीब पहुंचने के बाद उस समय के उत्तर प्रदेश के जो सीएम होते हैं मुलायम सिंह यादव, वो कार सेवकों पर गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं और वहां पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जाती है। इस गोलीबारी के दौरान 17 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है, जो कि गवर्नमेंट डेटा है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा था। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में बीजेपी जो है 120 सीटें हासिल करती है। इसके बाद बीजेपी यूपी में अपनी गवर्नमेंट भी बनाती है, जिसके सीएम बनते हैं कल्याण सिंह। इसी बीच 1991 में मुरली मनोहर जोशी ने एक और यात्रा निकाली थी, एकता यात्रा। ये यात्रा जाके खत्म होती थी कश्मीर के लाल चौक पे। इसी बीच एकता यात्रा और आडवाणी के रथ यात्रा दोनों में
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। आज आप भी वो तस्वीरें देखते होंगे जब एकता यात्रा के खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी लाल चौक पे तिरंगा फहराते हुए नजर आ जाएंगे। इसी बीच तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। आरएसएस जो है एक रैली ऑर्गेनाइज करती है राम जन्मभूमि के सपोर्ट में, और ये रैली राम जन्मभूमि के आसपास ही हो रही थी, जिसमें बीजेपी और वीएचपी के लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो हिस्सा ले रहे थे। अचानक से भीड़ उग्र होती है और जो विवादित बाबरी मस्जिद था उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उस समय के जो सीएम होते हैं यूपी के, वो ऑर्डर देते हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए, लेकिन कोई भी कार सेवकों पे गोली नहीं चलाएगा। भीड़ काबू से बाहर हो जाती है और देखते ही देखते बाबरी मस्जिद को गिरा देती है। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो शुरुआत में गांधीयन सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ जाना चाहते थे, उनका भी एक भाषण ये कहते हुए मिल जाएगा कि अगर पूजा करनी है तो जमीन को समतल करना होगा। इस इंसिडेंट के बाद कांग्रेस जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के बहुत सारे मेंबरों पे एफआईआर दर्ज करती है भीड़ को उकसाने के लिए, और उनको अरेस्ट किया जाता है। ये केस काफी लंबा चलता है और साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें बीजेपी के सारे जो मेंबर्स थे वो एक्विटेड हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। 1990s में ही बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टियां थी जो कांग्रेस को चैलेंज करना चाहती थी, लेकिन वो उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी को चैलेंज कर पाए। उस समय देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो बीजेपी बन चुकी थी, और इसलिए बीजेपी जो है इन बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक अलायंस फॉर्म करती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम आज एनडीए बोलते हैं। इस समय बीजेपी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे और एनडीए अलायंस की सरकार भी बनती है, लेकिन ये सरकार अपना टर्म सर्व नहीं कर पाती और ये अलायंस में से कुछ पार्टियों के सपोर्ट वापस लेने की वजह से ये सरकार गिर जाती है। ईयर 1999 आता है जब बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है एनडीए अलायंस के साथ, और ये पूरा टर्म सर्व करती है 2004 तक। इस टर्म के दौरान यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसकी काफी तारीफ होती है। पाकिस्तान से भी वो अपने जो रिलेशन है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को 1999 के कारगिल वार में धकेल दिया जाता है। इस कारगिल वार के टाइम में भी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसे हैंडल किया था पूरे सिचुएशन को, उसकी भी काफी तारीफ होती है, और अल्टीमेटली इंडिया जो है ये 1999 का कारगिल वार जीत जाता है। अब 2004 में फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं, और कारगिल वार के सक्सेस के बाद ऐसा सोचा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर से पीएम बनेंगे और बीजेपी फिर से जीतेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस जीतती है और 2004 से 2014 तक 10 साल कांग्रेस रूल करती है। इस दौरान बहुत सारे करप्शन होते हैं, स्कैम्स होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई काफी बढ़ जाती है। लोग लगभग करप्शन सुन सुन के परेशान हो चुके थे, इतने घोटाले हो चुके थे इस 10 सालों के दौरान। जब 2014 के जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उस समय बीजेपी उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करती है। इस इलेक्शन में दो फैक्टर होते हैं, एक जो कांग्रेस के द्वारा किए गए इतने सारे करप्शन थे, इतने सारे स्कैम्स थे, घोटाले थे, और जो इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, महंगाई काफी बढ़ चुकी थी, इन सब से लोग परेशान हो गए थे, और दूसरा नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग थी। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में काम किया था एज ए चीफ मिनिस्टर, जो डेवलपमेंट उन्होंने किए थे, वो लोगों को दिख रहा था, और लोग उस समय अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट नहीं चुन रहे थे बल्कि प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए वोट कर रहे थे। उनके लोकसभा क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, कौन जीतेगा, इससे लोगों को मतलब नहीं था। उस समय ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेंगे तो हमें मोदी को वोट करना है, और ये सोच के लोगों ने वोट किया, और हिस्ट्री में पहली बार बीजेपी जो है वो फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत जाती है और 2014 में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। 2019 के जनरल इलेक्शन में फिर से मेजोरिटी आती है बीजेपी की, और 2014 से भी ज्यादा सीटें लेके आती है बीजेपी। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आती है, लेकिन अभी भी जो बाकी सारी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस की, उन सब की मिला के जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी लेके आती है, और एनडीए के साथ मिलके बीजेपी 2024 में भी सरकार बनाने जा रही है।